अगर उस पोर्टल में इंटरवीन कर रहा है तो ये किस तरीके की सिक्योरिटी है, किस तरीके का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। परीक्षा में आए नंबरों के आधार पर ही तो छात्र का भविष्य तय होता है। इसी के आधार पर तो आगे किसी भी प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगा। लेकिन अगर इतना बड़ा फेल्योर सामने आ रहा है तो इसकी जवाबदेही तो निश्चित तौर पर बनती ही है। तो देखिए, अब इसी खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, जिस छात्र का दिया, वो छात्र खुद यहां पर हमारे साथ जुड़ चुका है, मोक्ष। साथ ही साथ साइबर एक्सपर्ट हैं मोहित यादव, हमारी संवाददाता शालिनी झा भी जुड़ चुकी हैं, मयंक एक और छात्र हमारे साथ हैं, और पूर्व सीबीएसई के मेंबर वीरेश शर्मा हमारे साथ है। सबसे पहले मोक्ष, मेरा सवाल आपसे रहेगा, मैंने आपका एग्जाम्पल दिया क्योंकि आपका जिक्र हर जगह हो रहा है। आपकी आंसर शीट जो थी, जैसा कि आपने बताया, शुरुआत में जो लिखावट थी वो आपकी थी, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे देखते गए आपको क्या समझ में आया? ये आपकी हैंडराइटिंग नहीं है, जो लिखावट लिखी गई, जिस पैटर्न में लिखा गया वो बिल्कुल आपके पैटर्न से मैच नहीं कर रहा था। जो पहली शीट थी जिसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं ना, बस वो मेरी थी, और उसके आगे जहां से आंसर शुरू हो रहे हैं आंसर शीट में, वो पूरी शीट किसी और की थी। और हैंडराइटिंग मोक्ष? हैंडराइटिंग मैम मेरी नहीं थी, उसमें मैंने प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से करी थी। हैंडराइटिंग उसमें बिल्कुल ही नहीं थी मेरी, बस हैंडराइटिंग वही एक शीट में मेरी थी जो टॉप वाली शीट होती है, जिसमें हम अपना सब्जेक्ट और अपना सब्जेक्ट कोड, हाउ मेनी नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री शीट्स यूज्ड लिखते हैं। उसके आगे कोई भी मेरी हैंडराइटिंग नहीं थी, पूरी आंसर शीट किसी और बच्चे की लगा दी थी। और आपने कितने मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे मोक्ष, और कितने आए? और इसके बाद क्या आपने कोई एक्शन लेने की कोशिश की? मैम मेरे को 55 से 65 की रेंज में एक्सपेक्टेड थे मार्क्स कि मेरे आ जाएंगे, पर मेरे आए सिर्फ 33। और ये आने के बाद मैंने सीबीएसई को मेल भी करा था पहले, बिना कोई लीगल एक्शन के। फिर हमने लीगल नोटिस भेजा था, बट अभी तक लीगल नोटिस का सीबीएसई का कोई भी वो नहीं आया है रिप्लाई, लेकिन मेल का रिप्लाई आया है, और उस मेल में सीबीएसई अब ये कह रहा है कि हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं हुई है, हमने बिल्कुल सही आंसर शीट प्रोवाइड करी है। ठीक है, हमारे साथ मयंक भी, वो भी एक स्टूडेंट है, उनके पास चलते हैं। मयंक, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बार के रिजल्ट का? आपके पास भी क्या कुछ शिकायतें हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं मयंक? शायद कोई ऑडियो ग्लिच है, उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हमारे साथ पूर्व सीबीएसई मेंबर वीरेश शर्मा मौजूद हैं। वीरेश जी, आप इसको कैसे देखते हैं? 19 साल का लड़का जो कि सीधा दावा ठोकता है कि मैंने सीबीएसई के पोर्टल को हैक कर लिया है। अब सीबीएसई क्या इसको लेकर के जवाब देगी वो बात की बात है, लेकिन अगर आप इसको कह भी रहे हैं कि ये डमी पोर्टल था, ये ओरिजिनल पोर्टल नहीं था, लेकिन उसके बाद भी जो रिजल्ट आया, मोक्ष जैसे बच्चे, मयंक जैसे बच्चे तो शिकायतें कर रहे हैं कि उनका जो एग्जैक्ट रिजल्ट आना चाहिए था और जो रिजल्ट आया, उन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। जी बिल्कुल सही। रिजल्ट सिर्फ इस बच्चे का ही नहीं, और भी बहुत से बच्चों का रिजल्ट कम है। मैंने अपने 30 साल के करियर में सीबीएसई में बहुत सारे बदलाव होते हुए देखे हैं, और डिजिटल मूल्यांकन जब पहली बार सीबीएसई ने 2004 में अपना रिजल्ट ऑनलाइन अप्लाई किया था, ऑनलाइन देना शुरू किया था, तब से लेकर मैं अब तक सीबीएसई को अच्छे से जानता हूं। हर परिवर्तन मैंने देखा है। इस बार डिजिटल मूल्यांकन का हम पूरी तरह से स्वागत करते हैं। तकनीक पर सभी तभी सफल मानी जाएगी जब एक भी छात्र ये ना कहे कि मेरे साथ अन्याय हुआ। तो अगर एक भी छात्र ऐसा बोल रहा है मेरे साथ कुछ गलत है, तो सीबीएसई को इस पे जरूर देखना होगा। और सीबीएसई का अकेला ऐसा बोर्ड नहीं है जो डिजिटल ओएसएम इस बार किया है उन्होंने। इससे पहले भी हांगकांग, यूनाइटेड किंगडम यूके में भी हो चुका है, हांगकांग में भी हो चुका है, इवन हमारे यहाँ खुद की स्टेट में तेलंगाना और में भी ये चीजें चल रही है जो लोकल लेवल पे ओएसएम होता है। तो ओएसएम कोई इतनी बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसमें इस बार तकनीकी कमियां रही हैं, और उन तकनीकी कमियों को ठीक करना सीबीएसई की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि एक भी छात्र ये कहे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। जिस तरह के सबूत मिल रहे हैं उससे तो साफ साफ जाहिर होता है कि हाँ, बच्चों के साथ, कुछ बच्चों के साथ जरूर अन्याय हुआ है। लेकिन मैं साथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि सीबीएसई ने कल ही ये बात एक कही भी है कि इस अगले साल से हम डिजी लॉकर में बच्चों की आंसर शीट भी प्रोवाइड करेंगे। और अगर सीबीएसई ऐसा कर पाता है तो 100% ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। और इसमें मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चों को बाद में कोई दिक्कत हो, लेकिन इस साल की ये प्रॉब्लम आई कहां से? प्रॉब्लम देखो, सब कुछ ठीक था, सीबीएसई ने बोल दिया ओएसएम हम लागू करेंगे, हो गया, टीचर्स को ट्रेनिंग दे दी गई, सब कुछ। प्रॉब्लम आई जब रिजल्ट आया तो बच्चों के जो मार्क्स थे, स्पेशली साइंस स्ट्रीम के बच्चों के मार्क्स
वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लो थे। फिर उन बच्चों की चिंता बढ़ी, उन्होंने अप्लाई करने की कोशिश की, तो उस समय फिर उनका जो टेक्निकल जो ग्लिच था, वो अप्लाई का पोर्टल ही नहीं ओपन हो पा रहा है। अब अप्लाई का पोर्टल ओपन नहीं हुआ, वहां टेक्निकल ग्लिच, बच्चे वहां परेशान हो गए, डेट्स बढ़ाए गए, बच्चों ने अप्लाई किया, कुछ बच्चों को आंसर शीट मिली, तो फिर जेन्युइन प्रॉब्लम अराइज हुई, देखा कि हाँ भाई बच्चों के साथ ऐसा है। इस कारण से और भी बहुत से बच्चों को भी परेशानी का लगा कि हमारे साथ भी ऐसा होगा, तो बच्चों ने, लाखों बच्चों ने एक साथ अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब मैं यही चाहता हूं सीबीएसई से कि तकनीक का उद्देश्य गलतियां कम करना है, ना कि नए विवाद पैदा करना। तो यदि छात्र को स्कैनिंग में, मूल्यांकन में अगर कोई भी प्रश्न उठ रहा है, तो इसकी जवाबदेही सीबीएसई की है, तो और वो उनको स्वीकार भी करनी होगी। और हम नहीं, सभी चाहते हैं कि बच्चों के साथ एक नंबर भी उनका कम नहीं होना चाहिए। मैं इसी के साथ, ये जितने भी बच्चों के साथ हुआ है, अभी 1 जून से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो देखते हैं सीबीएसई फिर क्या उनके साथ में न्याय करता है, कितने मार्क्स उनके बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं, क्या होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि जब ये सीबीएसई ने ओएसएम स्टार्ट किया, पर इस बार कोई पायलट सर्वे नहीं किया। पायलट सर्वे का मतलब होता है कि पहले से कोई एक ट्रायल हो जाता, तो अगर कोई एक ट्रायल हो जाता तो इसकी कमियां शायद पता चल जाती, तो वो ट्रायल ना, पायलट सर्वे ना होने की वजह से ये कुछ हमें प्रॉब्लम दिखाई दी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अगर इस तरीके की गलती की गई और इसी का भुगतान जो है वो बच्चे करें, ये तो कहीं से भी सही नहीं है। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, मोहित यादव। मोहित जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक 19 साल का सिक्योरिटी रिसर्चर कहता है कि सीबीएसई का पोर्टल जो है वो मैंने हैक कर लिया है, उसमें एंट्री करना बहुत ईजी है, पासवर्ड सामने बिल्कुल मौजूद है, जो कोई भी देख सकता है। इस सिक्योरिटी फ्लॉ को आप कैसे देखते हैं? ये कितना बड़ा फ्लॉ है सर? क्योंकि यहां पर सिर्फ पोर्टल की बात नहीं है, बच्चों के भविष्य की बात है। ऐसी बहुत सारी वनरेबिलिटीज होती हैं जो आजकल जिससे वेबसाइट्स हैक होती हैं, और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फ्लॉ है। बहुत सारे लोगों के डेटा इस वेबसाइट के अंदर है, लोगों के, बच्चों का पूरा डिटेल्स इसके अंदर है। और कोई अगर हैकर और कोई अगर एथिकल हैकर इसको एक्चुअली में इसके अंदर ऐसा बग निकाल पा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा एक इशू है। और हाँ, वनरेबिलिटी आना एक आम बात है और होता भी है, लेकिन जो कंपनी इस प्रोडक्ट को बना रही है या जिसने ये सिस्टम तैयार किया है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको प्रोडक्शन सर्वर पे या कभी भी लाइव करने से पहले इसको हमेशा टेस्ट किया जाए। तो बड़ी तरीके से टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है किसी भी एप्लीकेशन को लाइव होने में। मतलब कंसर्न बहुत बड़ा है, क्योंकि जो वनरेबिलिटी अभी इन बच्चे ने बताई है, जो इथिकल हैकर था उसने जो वनरेबिलिटी बताई, वो बेसिकली फ्रंट एंड पर ही पासवर्ड को वो देख पाया। और मतलब आप सोचिए कि एक 19 ईयर का ओल्ड एथिकल हैकर वो चीज कर पाया है, तो बहुत सा बात, तो पता नहीं कितने बड़े बड़े सिक्योरिटी रिसर्चर्स है जो कि इंडिया पे हमेशा कोशिश करते हैं कि अटैक करने की। तो साइबर ब्रीच, साइबर डेटा ब्रीचेस इस तरह से ही होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शालिनी, हमारी संवाददाता भी लगातार जुड़ी हुई। शालिनी, क्या सीबीएसई की तरफ से कोई और रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर के सामने आया? हालांकि देखिए, पहले सीबीएसई की तरफ से यही स्टेटमेंट आया था कि किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। देखिए, अब सीबीएसई अपना ये स्टैंड जरूर साफ करेगा कि किस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ है, या जिस तरह से पारदर्शिता पर सवाल उठाया जा रहा है वो गलत है। लेकिन अब उन सब चीजों को कैसे ठुकराएंगे जो सोशल मीडिया पर बच्चे आकर ये कह रहे हैं कि जो मार्क्स हमने एक्सपेक्ट किया था वो तो छोड़िए, उसके आसपास भी नहीं आया। दूसरा ये कि जो शीट उन्हें मुहैया कराई गई वो ब्लर्ड है। मोक्ष को मैंने सुना, मोक्ष ये कह रहे थे कि पहली शीट उनकी थी, बाकी शीट जो है वो पूरी तरह से चेंजेस नजर आया। सीबीएसई के जो एक्स मेंबर हैं शर्मा सर, उन्होंने भी ये कहा कि आज तक अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से 2026 की आप बात कर लीजिए कि ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम आया है, उससे पहले जो पेपर चेक होते थे उसमें एक पारदर्शिता नजर आती थी। हमने कई सीबीएसई के एक्स मेंबर से बातचीत की, उन्होंने कहा है जो वो पेपर चेक करते थे तो एक स्लॉट में उन्हें जो है वो पेपर चेक करते थे। अब यहाँ पर मार्किंग सिस्टम कर दिया गया है। आप पहले जहाँ पर टीचर्स के पास की अथॉरिटी होती थी कि अगर उन्हें लग रहा है कि थोड़ी बहुत गलती है तो वो
वो एक मार्क जो है वो आधा मार्क्स जो है वो काटते थे। अब अगर आपकी एक जो स्पेलिंग भी मिस्टेक होती है तो आपका वो पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। और ये तो छोड़िए, ये तो एक छोटी सी बात हो गई, बड़ी बात तो ये है कि 19 साल का निषद अधिकारी जो ये आकर सोशल मीडिया पर लगातार दावे कर रहा है कि उसने सीबीएसई की पूरे पोर्टल को हैक कर लिया है, तो क्या इस पर सवाल ना उठे? तो क्या इस पर पारदर्शिता पर सीबीएसई के सवाल ना उठे कि आखिर जिस सीबीएसई जो सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कर रहा है वो सिर्फ हजारों की नहीं लाखों बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, क्योंकि 12वीं के बाद ही आपके लिए करियर के जो द्वार हैं वो खुलते हैं। अगर बच्चा 12वीं में ही पास इस तरह से अगर वो मेंटली अगर प्रिपेयर नहीं हो पाएगा तो वो आगे अपने फ्यूचर पर कैसे ध्यान देगा? आप जो नीट का एग्जाम हम देख रहे हैं कितनी बार जो है वो पेपर लीक हो रहा है, तो सीबीएसई का जो हाल है, तो क्या ये ना सवाल उठे कि आखिर किस तरह से जो फेलियर नजर आ रहा है और सिस्टम पर क्या ये सवाल ना करा जाए कि आखिर सीबीएसई कर क्या रहा है? क्या सीबीएसई का ये कर्तव्य नहीं है, ये दायित्व नहीं है कि आकर वो सामने इस बात को रखे कि जिस ओएसएम को लेकर उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही कि ओएसएम रिलीज करने से पहले स्कूलों को एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि आप पेरेंट्स से मिलें, तो आप पेरेंट्स को उसके फायदे गिनवाएं, आप नुकसान ना बताएं, तो क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा कि उन लाखों बच्चों के फ्यूचर के बारे में सीबीएसई क्यों नहीं सोच रही है? आप ठीक है शालिनी, दे रहे हैं, कई बच्चों ने सवाल कई है, नो डाउट सवाल कई है शालिनी, लेकिन इंतजार रहेगा जून का जब पोर्टल खुलेगा और क्या कोई सॉल्यूशन सीबीएसई देता है। हमारे साथ एक और छात्र है मयंक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप मुझे अपनी दिक्कतें बताइए। क्या आपको भी जो रिजल्ट आया है उसमें कोई खामियां दिखी हैं, शिकायतें दिखी हैं? यस मैम। मैम पहली दिक्कत तो यही थी, टेक्निकल ग्लिच था स्टार्टिंग में। तो रिजल्ट आने के बाद 19 तारीख से इन्होंने पोर्टल चालू किया, बट वो पोर्टल जा करके हमारा 22 को ओपन हुआ, काफ़ी ग्लिचेस के बाद, काफ़ी डेट एक्सटेंशन के बाद। उसके बाद हमारी आंसर शीट भी काफ़ी लेट आई। 27 को जब लास्ट डेट थी उस दिन मेरी आंसर शीट आई शाम में। मैंने चेक किया तो मेरे अकाउंट्स में मार्क्स बढ़ रहे थे, इंक्रीज हुए थे। अभी मैंने लेकिन उसके लिए अप्लाई करने की कोशिश करी वेरिफिकेशन के लिए, तो वेरिफिकेशन की डेट इन्होंने एक्सटेंड कर दी है 1 तारीख के लिए, अब 1 जून को खुलेगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो इनकी टेक्निकल इशू ही है। और उसके बाद रिजल्ट में भी काफ़ी गिरावट देखी गई है। लास्ट ईयर तक 88% था, इस साल अचानक 3% और गिर गया है, तो 85% रहा है। तो मेरे तो फिर भी ठीक है, एवरेज मतलब अबव एवरेज मार्क्स आए हैं, बट मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिनके आरटी लगी हुई है सब्जेक्ट में, जिन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आपके उन फ्रेंड्स का क्या एक्सपीरियंस रहा है मैम, उनकी क्या शिकायतें अगर आप हमें बता पाएं तो? मैम उन्होंने एक्सपेक्ट काफ़ी अच्छे मार्क्स करे थे, बट 2 फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं जिनकी आरटी आई हुई है 2 सब्जेक्ट्स में, और एक पे 5 ही सब्जेक्ट होने की वजह से वो बच्चा आज फेल माना जा रहा है 2 सब्जेक्ट में आरटी आने की वजह से। तो उसके लिए तो 1 साल बर्बाद हो गया उसकी लाइफ का। बिल्कुल। मोक्ष, आप जब पोर्टल पे गए थे तो आप किस तरीके से आपने प्रोसेस को एनालाइज किया? साथ ही साथ क्या आपके भी और ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ सेम दिक्कतें हुई हैं, जिनके मार्कशीट में गड़बड़ियां हुई हैं? मैम स्टार्टिंग में तो पोर्टल में पेमेंट ही नहीं हो रही थी, खुल ही नहीं रहा था पोर्टल। बट एक बार पेमेंट हुई बट पोर्टल पे नहीं शो हुआ, फिर दोबारा पेमेंट करी, जब जाके मैम आंसर शीट आई थी मेरे पास। 5-6 दिन लगे मेरे पास आंसर शीट आने में। लेकिन मैम मेरे दोस्तों में मतलब हुआ है कुछ थोड़े बहुत मार्क्स की कमी है, ज्यादातर ने तो मैम मंगाया ही नहीं। कुछ लोगों ने मंगाया था, उनमें किसी में 1-2 मार्क्स की कमी, किसी में 5-6 मार्क्स का डिफरेंस ऐसे आ रहा है। लेकिन डिफरेंस है मोक्ष, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया उतना आया नहीं है। हाँ जी मैम, कहीं ना कहीं थोड़े मार्क्स का डिफरेंस है ही। ठीक है, वापस लौटती हूँ। और वीरेश शर्मा जी, देखिए, जो 19 साल का स्टूडेंट जिसने कि ये दावा ठोका कि सीबीएसई के पोर्टल को मैंने हैक किया है, उसने फरवरी 2026 में ही सर्टेन को ये चेतावनी दी थी कि इस पोर्टल में ये जो नया सिस्टम आप लेकर के आ रहे हैं, 2026 में लागू कर रहे हैं, इसमें खामियां हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उस बच्चे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जी बिल्कुल, पहले तो मैं छोटा करेक्शन करूंगा, मैं सीबीएसई पूर्व मेंबर नहीं हूं, मैं सीबीएसई के छात्रों को पढ़ाता हूं, 30 सालों से पढ़ा रहा हूं और मैं ऑथर हूं, तो मैं सीबीएसई पूर्व मेंबर नहीं हूं, प्लीज को करेक्शन करवा दें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बिल्कुल अगर इस छात्र ने कहा है किसी ने कि हम इसको हम हैक किया है हमने, तो इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए था। पर ये एक एथिकल हैकर है और सीबीएसई ने इस पर क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि ये वो गलत यूआरएल था कोई जिस पे उन्होंने बात की है हैक करने की। तो फिलहाल तो इस पर जो सीबीएसई के हमारे
चेयरमैन है, उन्होंने बात भी की है, और अलग से जो आईआईटी मद्रास के लोग हैं वहां पर जो इसको देखते हैं, उन्होंने इसको मैनेज किया है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय के अंदर इतनी बड़ा कोई हैक कोई कर पाएगा सीबीएसई को। सीबीएसई बहुत बड़ा एक संस्थान है, ना कि सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के 27 देशों में एग्जाम करवाता है। सीबीएसई जी। ने तो 2021 में बिना एग्जाम हुए, कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हुए थे, फिर भी रिजल्ट तैयार किया, और एक भी छात्र ने उस समय ऐसा नहीं बोला कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। सिर्फ इस साल ही ऐसा क्यों हुआ? इस साल सबसे बड़ा कारण था ओएसएम, जिसकी पूरी तरह से अच्छे से स्कैनिंग नहीं होना, कुछ बच्चों के डायग्राम अच्छे से नहीं दिख पाना है, और बच्चों के मार्क्स जरूरत से ज्यादा बहुत कम आना। जब बच्चों के मार्क्स कम आए तो उन्होंने आवाज उठाई। अब आवाज उठाई है तो उसका परिणाम है कि हम यहाँ पर उन बच्चों की दिक्कतों को आपके सामने, सबके सामने लेकर आ रहे हैं। ठीक है। मोहित जी, आप ये जो प्रॉब्लम हुआ है पोर्टल से जुड़ा, इसका सॉल्यूशन आप कैसे देखते हैं? इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है इतने बड़े, क्योंकि कितना भी सीबीएसई कहे कि सिक्योरिटी ग्लिच नहीं है, ब्रीच नहीं है, लेकिन ये है, हमारे सामने ही 2 एग्जांपल्स बैठे हैं। बिल्कुल मतलब देखिए, जब भी कोई वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट या इस तरह का कोई पोर्टल लॉन्च होता है, तो लॉन्च होने से पहले ये टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है। मतलब टेस्टिंग के अंदर एक होता है सिक्योरिटी टेस्टिंग, जिसको वीएपीटी बोलते हैं, वनरेबिलिटी असेसमेंट करना। मतलब क्या वनरेबिलिटीज इस एप्लीकेशन में है, इससे पहले कि कोई दूसरा हैकर इसको हैक करे, पहले एक इथिकल हैकर्स की टीम होती है जो इसको पहले ही लोकली हैक करती है, अपने ही इन्वायरमेंट में हैक करती है, उसके बाद उसका एक रिपोर्ट बनता है। आई डोंट थिंक कि इसका प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग हुआ है, बिकॉज अगर इसका इस तरह से प्रॉपर टेस्टिंग हुआ होता तो शायद इस तरह के बग्स अवेलेबल नहीं होते। या फिर ऐसा भी एक चीज अंदाजा देखा जा रहा है कि जो निशग ने पहले ये इसको हैक किया, वो शायद डेवलपमेंट फेज में ही कर लिया। डेवलपमेंट फेज मतलब एक ऐसा फेज होता है जब वो प्रोडक्ट डेवलप ही हो रहा है, तो अभी तक वो लॉन्च नहीं हुआ था, अभी तक उसकी टेस्टिंग भी नहीं होती, बट हाँ वो किसी तरीके से लाइव हो चुका था, जबकि इसको लाइव नहीं करना चाहिए था। तो अगर ये बिल्कुल। लाइव लेवल पर हो चुका है, ये चीज कर दी है, तो डेफिनेटली इसको थोड़ा सा तो हमें टेक केयर करना पड़ेगा कि इस तरह की वनरेबिलिटीज आगे सिस्टम में ना आए, और सिस्टम को पहले ही सिक्योरिटी टेस्टिंग की जाए और अच्छे लोग इसको टेस्ट करें। मतलब आजकल ये बहुत देखा जाता है कि टेंडर्स दिए जाते हैं, और टेंडर्स में ना वैल्यू कम होने की वजह से कुछ ऐसे लोगों को इस तरह के टेंडर्स मिल जाते हैं जो कैपेबल नहीं होते इस तरह की टेस्टिंग करने में। तो हाँ, हमें अच्छी कंपनीज को इस तरह के टेंडर्स देने चाहिए जो सिक्योर कोडिंग करे, जो एप्लीकेशन को फुल प्रूफ बनाए कि, बिकॉज 100% सिक्योरिटी तो कुछ नहीं होती, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी एप्लीकेशन पे हर लेवल पर डाली जा सकती है, जिससे कि अटैक्स ना हो सके। लेकिन रेगुलर एक प्रोसेस होता है सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने का, अभी भी होगा, फिर थोड़े समय बाद भी, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, ये रेगुलर हमेशा एप्लीकेशन को इम्प्रूव, बिकॉज अपडेट्स हमारे पास हमेशा आते हैं, मोबाइल्स के ऊपर अपडेट आते हैं, आपके कंप्यूटर्स पे अपडेट आता है, एंटीवायरस के अपडेट्स होते हैं, तो ऐसे ही एप्लीकेशंस के अंदर भी अपडेट्स होते हैं। सिक्योरिटी के अपडेट्स अच्छी तरीके से पुश होने चाहिए एप्लीकेशंस के ऊपर। तो मतलब टेस्टिंग बहुत अच्छी होना बहुत जरूरी है। कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च हो उससे पहले बढ़िया तरीके से टेस्टिंग होनी चाहिए इसकी। बिल्कुल ठीक है आपने मोहित जी।